सभी साथियों को जय श्री राम। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी की तरफ से जो RPS 08 जो स्कीम आई है, रेजिडेंशियल प्लॉट की स्कीम है। तो आज की डेट में हम इसमें के अंदर किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं और कौन से साइज में आपको यहाँ पे करना चाहिए, बाकी आज की वीडियो में मैं आपको यहाँ पे कंप्लीटली आपको बताऊंगा कि आप ऑनलाइन फॉर्म किस तरीके से फिलअप कर सकते हैं और क्या क्या इसकी जो क्राइटेरिया है वो क्या है। तो यार, वीडियो को अंत तक जरूर देखना है। अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। सो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। अभी सबसे पहले आपको सबसे जो फर्स्ट मैंडेटरी काम है, यानी कि सबसे पहले आपको जाना है yamunaexpresswayauthority.com। सब ये सही से आप ये स्पेलिंग चेक कर लेना, क्योंकि इस टाइम पर ना जब स्कीम आती है तो काफ़ी सारे ऐसे लोग भी होते हैं कि जो अपना वेबसाइट डोमेन वगैरह तैयार करके स्कैम भी करवा देते हैं। तो काफ़ी सारे लोग इस स्कैम के चक्कर में फंस जाते हैं। तो आपको सबसे पहला मैंडेटरी काम है वो है आपका गूगल पे वेबसाइट का, यानी कि आपको सबसे पहले ओरिजिनल वेबसाइट पर ही आपको क्लिक करके आना है और उसका इंटरफेस आपको कुछ इस तरीके से दिखने वाला है। यानी कि आप जैसे कि yamunaexpresswayauthority.com पर आप सर्च करोगे तो ये वेबसाइट आपको के सामने निकल के आएगी और यहाँ पर फर्स्ट यानी कि बिल्कुल इंटरफेस के ऊपर ही आपको दिख जाएगा ईडा इनवाइट्स एप्लीकेशन फॉर द अलॉटमेंट ऑफ रेजिडेंशियल प्लॉट्स RPS 08 2024, यानी कि सेक्टर 16, 18, सेक्टर 20 एंड 22D के अंदर यहाँ पे जो 361 प्लॉट की जो स्कीम आई है, इसके अंदर आप किन किन साइज में अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें साइज है 120 मीटर का, 162, 200, 300, 500, 1000 एंड 4000 स्क्वायर मीटर के प्लॉट। तो इसमें हम किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं, चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले आपको यहाँ पे क्लिक करना है और क्लिक होने के बाद अभी ये जैसे ही ओपन होती है तो सबसे पहला जो स्टेप है, मैंने आपको बताया कि सबसे पहले ये मस्ट है भाई। मैं बार बार ये इस तरीके से आपको बता रहा हूँ कि यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी की वेबसाइट पर जाना सबसे मैंडेटरी है। फिर उसके बाद जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो उसके बाद ये इंटरफेस आपके सामने आ जाता है। अब इसमें सबसे पहले क्या मांग रहा है, यहाँ पे साइन इन के लिए मांग रहा है। अब जो लोग फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हैं या फिर पहले कभी अप्लाई किया नहीं है तो उन लोगों को अभी मैं आपको बता देता हूँ। आपको सबसे पहले क्या काम करना पड़ेगा, रजिस्टर्ड करना पड़ेगा। रजिस्टर्ड पे जाओगे तो रजिस्टर्ड पे आपको यहाँ पे एप्लीकेंट नेम, यानी कि जो आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड या आपकी लीगल जो डॉक्यूमेंटेशन है उसके ऊपर जो आपका नाम है सिर्फ और सिर्फ वही इसमें आपको डालना है, क्योंकि ये आप दोबारा से चेंज नहीं कर सकते हो। तो ये बहुत ध्यान से भरना है आपको। तो एप्लीकेंट नाम आ जाएगा आपका, जो भी आपका नाम है, आधार कार्ड और पैन कार्ड, ये मैंडेटरी है कि इसकी स्पेलिंग वगैरह चेक करके आप यहाँ पे जा सकते हैं। फिर उसके बाद कोई भी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर आपको जो इसके अंदर रजिस्टर्ड करवाना है तो वो मोबाइल नंबर आप इसमें डालोगे। तो ये मोबाइल नंबर डालना है और फिर उसके बाद वो मेल ID, यानी कि ये तीनों चीज़ बाद में कोई भी चांस नहीं है कि इसमें आप बदलाव कर सकते हैं। तो इसमें कोई भी बदलाव नहीं होगा और यही तीन चीज मैंडेटरी हैं, क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं अगर आपका कोई पेमेंट वगैरह का भी इशू हो जाता है तो सबसे पहले यही तीन चीज़ चाहिए होंगी, तभी आपका कोई रिफंड वगैरह सब कुछ आता है। फिर उसके बाद ये आपको कैप्चा क्लियर करना है और यहाँ पर रजिस्टर हो जाना है। रजिस्टर्ड होने के बाद आपको लॉगिन वाली वेबसाइट पर आ जाएगा, जिस तरीके से मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले इंस्ट्रक्शन की बात कर लेते हैं हम। इस तरीके से ओपन होकर आ जाता है। देखिए, मैंने अपना नाम डाला था, एप्लीकेशन नंबर वगैरह, ये आपका एप्लीकेशन का फॉर्म नंबर आ गया। फिर उसके बाद आपका नाम, मेल ID एंड फ़ोन नंबर। तो ये सारी चीज़ें। सबसे पहले क्या काम करना पड़ेगा आपको, फिर डाउनलोड इंस्ट्रक्शन फॉर्म, यानी कि ये सबसे पहला स्टेप है। सबसे पहले स्टेप पे हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देखिए ये सारी इंस्ट्रक्शन इसके अंदर आपको दिख जाएंगे, यानी कि आप इसको अच्छे तरीके से पढ़ सकते हो, रीड आउट कर सकते हो। क्योंकि यार देखिए, पैसे का मामला है, आप इसमें पेमेंट भी जमा करा रहे हो और रिजेक्शन के भी बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। अगर आपकी कोई भी गलती इसमें हो जाती है तो बहुत ही ज़्यादा चांस होते हैं कि रिजेक्ट हो जाएगा आपका फॉर्म। तो सबसे पहले हम क्या काम करते हैं, हम इसको मैं एक बार रिव्यू कर लेते हैं पूरा। हाउ टू अप्लाई इन RPS 08 2024, यानी सबसे पहले जो मैंने आपको बताया, वेबसाइट के बाद में जैसे आप ओपन करेंगे तो ये वाला वेबसाइट आप नोट कर सकते हैं। जब भी आपका लिंक एक्टिवेट होगा तो इस पर लिंक एक्टिवेट होगा आपका, यानी कि edappsolarman.in, ये जो आपको दिखाया था मैंने, ये आप देख सकते हैं। यहाँ पर इसका जो URL है इस तरीके से edapp.solarman.in डैशबोर्ड पे इस तरीके का डैशबोर्ड आपके सामने आएगा। तो इसी पर जाके अप्लाई करना है, ठीक है। सबसे पहला स्टेप तो ये हो गया। फिर उसके बाद हम चलते हैं एडिशनल डिटेल, हम इसके बारे में जान लेते हैं। स्टेप नंबर 1 क्या है, ओपन यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी वेबसाइट, यानी कि सबसे पहले मैंने आपको बताया यमुना अथॉरिटी की वेबसाइट पे क्लिक करना है। फिर उसके बाद क्लिक ये लिंक पर क्लिक करना है RPS 08 2024,
इस पर कहीं अप्लाई करके फिर इस वाले एरिया में जाते हैं स्टेप वाइज। तो ये मैंडेटरी है। मैंने आपको दोनों चीज़ें जो बताई हैं, एक तो ये वाली वेबसाइट और एक यमुना अथॉरिटी की मेन वेबसाइट है। तो ये दोनों बहुत ही ज़रूरी हैं। इनके बिना आप ये मान के चले आपके साथ कोई भी स्कैम वगैरह भी हो सकता है अगर आप गलत वेबसाइट पे अप्लाई करते हो। तो इसकी जिम्मेदारी ना तो यमुना की होती है, ना ही कोई किसी भी तरीके की जिम्मेदारी हमारी होती है। तो ये बहुत मैंडेटरी है कि आपको सही से वेबसाइट का चयन करना है, ठीक है। फिर हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन मस्ट रीड बिफोर अप्लाई, यानी कि आपको अप्लाई करने से पहले इसकी सारी इंस्ट्रक्शन को ध्यानपूर्वक पढ़ना पड़ेगा। एप्लीकेंट नेम मस्ट भी सेम बैंक अकाउंट नेम एंड गवर्नमेंट आईडी प्रूफ। मैंने आपको बताया था जो आपके आधार कार्ड, पैन कार्ड और बैंक अकाउंट के अंदर जो भी नाम डिटेल कॉन्टैक्ट यानी कि नाम है आपका, वो एप्लीकेंट में यहाँ जब आप नाम डालोगे तो वो मैंडेटरी है कि आपको तीनों जगह पर सेम ही होना चाहिए, आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड एंड बैंक डिटेल के अंदर। तो ये सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल ये रजिस्ट्रेशन के टाइम पे सबसे ज़्यादा ध्यान रखने वाली चीज़ें यही हैं, क्योंकि यही मेन चीज़ होती है आपकी, ठीक है। फिर उसके बाद हम आ जाते हैं यहाँ पे फिल द मोबाइल नंबर एंड केयरफुली द चेंज आफ्टर रजिस्ट्रेशन, यानी कि इसको चेंज नहीं कर सकते। मैंने आपको बताया था मोबाइल नंबर, नाम और मेल आई, ये तीनों चीज़ों को हम बिल्कुल भी चेंज नहीं कर सकते हैं। अब इसमें बात करते हैं हम कैटेगरी की। SC ST रिजर्वेशन बेनिफिट एप्लीकेशन ओनली इफ द सर्टिफिकेट इशू बाय द उत्तर प्रदेश, यानी कि अब अगर आप इसका बेनिफिट लेना चाहते हैं SC या ST जो रिजर्वेशन इसमें रिजर्व किया गया है, अगर उसका आप बेनिफिट लेना चाहते हैं तो सबसे पहले ये मैंडेटरी है कि आपको उत्तर प्रदेश की सरकार से वो डॉक्यूमेंट इशू होना चाहिए, तभी आप इसका बेनिफिट ले सकते हैं। या फिर अगर आप अलग स्टेट से हो तो आप इसका बेनिफिट नहीं ले सकते हैं। जो इसमें आरक्षण की छूट दी गई थी तो उसका बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। अब बात करते हैं पेमेंट रिलेटेड इशू। सबसे ज़्यादा जो मुझे फ़ोन कॉल्स भी आ रहे थे वो इसी चीज़ से रिलेटेड आ रहे हैं। अगर कि भाई हमारा पेमेंट भी कट गया, दिखाई भी नहीं दे रहा, तो इसमें देखो पैनिक करने की कोई ज़रूरत नहीं। यदि आपका भुगतान कट गया है और डैशबोर्ड पर दिखाई नहीं दे रहा है तो कृपया घबराएं नहीं। असफल भुगतान के मामले में यह 24 घंटे में स्वचालित रूप से अपडेट हो जाएगा और आपको आपके मोबाइल नंबर पे एक SMS के द्वारा ये पूरी डिटेल मिल जाएगी। इन केस अगर बात आती है कि भाई 24 घंटे के बाद भी अगर नहीं आता है तो फिर हमें 36 घंटे का जो टैट होता है इनका ईडा की तरफ से, तो फिर 36 घंटे तक का हमें इंतज़ार करना पड़ेगा। फिर इस भी उसके बाद अगर कोई डिटेल नहीं आती तो एक आप मेल ID है ईडा RPS08, इस पर अपना पूरा इशू बना कर आप डिटेल आप इस पर भेज सकते हैं। तो ये लेकिन भेजना कब है आपको, जब कम से कम 36 घंटे आपको हो चुके हों। अगर आपका डैशबोर्ड पर कोई भी पेमेंट वगैरह का इशू है, शो नहीं हो रही है, तब आप उसके बाद आप इस पर अप्लाई कर सकते हैं या फिर इसको डिटेल सेंड कर सकते हैं अपना, जिसमें मैंडेटरी है आपका जब भी आप मेल सेंड करेंगे 36 घंटे के बाद, मैंने आपको बताया। तो सेंड मेल के अंदर आपको एप्लीकेशन फॉर्म नंबर डालना है, रजिस्टर्ड फ़ोन नंबर डालना है, रजिस्टर्ड मेल ID, डेट ऑफ पेमेंट एंड अमाउंट, पेमेंट डिटेल स्क्रीनशॉट भी उसका डालना है जब इसको ये मैसेज में आपके जो आया होगा, मैसेज वगैरह कोई भी आया होगा या आपने स्क्रीनशॉट लिया होगा, तो वो बहुत मैंडेटरी है कि ये सारी चीज़ें आप मेल पे करेंगे तो आपको पूरी कंप्लीटली उसका जो रिप्लाई है वो आसानी से मिल जाएगा, ठीक है। तो ये मोटा मोटी अब हम बात कर लेते हैं स्टेप नंबर 2, यानी दूसरे स्टेप की बात करें तो आफ्टर सक्सेसफुल रजिस्ट्रेशन एंड ईमेल रिसीव विद द लॉगिन क्रेडेंशियल, यानी कि आपको मोबाइल नंबर के पे ही आपको SMS के द्वारा सारी डिटेल मिल जाएगी, जिसमें आपका लॉगिन ID, पासवर्ड वगैरह ये सारी चीज़ों की डिटेल आपको मोबाइल नंबर पे मैसेज के द्वारा ही आपको मिल जाएगी। फिर उसके बाद हम जिससे यहाँ पे मैंने आपको बताया रजिस्टर्ड करना है, ब्रोशर फीस। अब तीसरा स्टेप जो सब बहुत मैंडेटरी है, क्योंकि मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे अगर हम जाते हैं इसमें, हाँ, एक्टिवेट डाउनलोड ब्रोशर, यानी कि अगर आपको ये वाला जो एक्टिवेशन है ये अगर आपको एक्टिवेट करना है, लिंक तभी एक्टिवेट होगा जब इसकी ब्रोशर की फ़ी आप पे करोगे। तो यानी कि सबसे पहले जैसे आप इस पर क्लिक करोगे एक्टिवेट करने के लिए, तो सबसे पहले ये पेमेंट के लिए बोलेगा, जिसमें 600 रुपये की पेमेंट आपको करनी पड़ेगी, क्योंकि ये इसकी ब्रोशर फ़ी है। आप प्रोसेसिंग फ़ीस मान लीजिए या फिर ब्रोशर फ़ी, कुछ भी आप इसमें मान सकते हैं। तो वो सारी चीज़ आपको यहाँ पे कराना पड़ेगा, ठीक है, एक्टिवेट करने के लिए। तो यहाँ पे जब तभी एक्टिवेट होगा, फिर उसके बाद यहाँ पे एक्टिवेट करने के लिए स्टेप 3 में यहाँ आ जाते हैं, जो कि आपको एक्टिवेट ब्रोशर फी आपको 600 रुपये देनी है। एक्टिवेट हो जाएगा, फिर उसके बाद आपका ब्रोशर फीस देने के बाद फिर उसके बाद आप आ जाएंगे डायरेक्टली यहाँ पर, एक्टिवेट हो जाएगा। एक्टिवेट होने के बाद ये आपको 600 रुपये की पेमेंट का स्क्रीनशॉट आपको दिख रहा है। यहाँ से आपको जैसे ही आप प्रोसीड करते हो तो आपको वो जो लिंक है वो एक्टिवेट हो जाएगा। एक्टिवेट होने के बाद आपको स्टेप नंबर 4 क्या करना है, क्लिक एंड अप्लाई ऑनलाइन बटन, ये ऑनलाइन बटन आपको शो होगा, उसमें आप फिर एक्टिवेट होते ही
अपनी पूरी डिटेल आप फिल कर सकते हैं। सबसे पहले हम इसमें डालेंगे अपना जो एप्लीकेशन फॉर्म नंबर है हमारा, जो हमारे मोबाइल पर मैसेज वगैरह के द्वारा भी हमारे इसमें भेज दिया जाता है। मैं आपको दिखा देता हूँ ये वाला। तो ये जो मोबाइल नंबर पे पूरी डिटेल आ जाती है इसके साथ में। अगर आप देखोगे मोबाइल नंबर के लास्ट डिजिट से मिलता जुलता ही एप्लीकेशन फॉर्म नंबर आपको देखने को मिलेगा इसमें। फिर इसके बाद हम आ जाते हैं इसमें पूरी कंप्लीट डिटेल, बेसिक इन्फॉर्मेशन है, सीधी सी बात है। इसमें एक नॉर्मल इंसान भी आसानी से भर सकता है। कोई बहुत बड़ा इसमें कोई टफ क्वेश्चन भी नहीं दे रखा है, ना कोई ऐसी है कि जो एक्टिवेटेड नहीं हो रखा हो। ठीक है, तो जब आपका लिंक एक्टिवेट हो जाएगा फिर उसके बाद आपको ये डैशबोर्ड देखने को मिलेगा। इस डैशबोर्ड के अंदर आपको एप्लीकेशन फॉर्म नंबर डालना है, एप्लीकेंट का नाम डालना है, जो भी मैंने आपको बताया, जो भी आपके लीगल डॉक्यूमेंट पे होगा। फिर उसके बाद इसमें हस्बैंड या फादर नेम डालना है, कैटेगरी चूज़ करनी है अपनी, फिर सब कैटेगरी आप इसमें चूज़ करनी है आपको, प्लॉट साइज़ इसमें आपको फिर चूज़ करना पड़ेगा। को एप्लीकेंट, बहुत सारे फ़ोन कॉल्स भी मुझे इस तरीके से भी आ रहे थे कि हम को एप्लीकेंट डालें इसमें या नहीं डालें, तो ऐसा कोई मैंडेटरी भी नहीं है। लेकिन अगर आप इसमें डिटेल डालना चाहते हैं, को एप्लीकेंट, या अपनी वाइफ को एप्लीकेंट बनाना चाहते हैं, या अपने बेटे को आप को एप्लीकेंट बनाना चाहते हैं, तो उसमें आपकी अच्छे से उनका जो लीगल आईडी डॉक्यूमेंटेशन पर नाम है वो उनका नाम फिल कर देना है यहाँ पे। ठीक है, और उनके साथ क्या रिलेशन है को एप्लीकेंट के साथ, वो सारी चीज़ें यहाँ पे फिल करके, डेट ऑफ बर्थ में कन्फ्यूज़न ना हो, ये डेट ऑफ बर्थ प्राइमरी एप्लीकेंट की डालनी है आपको यहाँ पे। डेट ऑफ बर्थ दो, ऐसा नहीं है कि आपको एप्लीकेंट की डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, ये डेट ऑफ बर्थ आपको प्राइमरी एप्लीकेंट की डालनी है जिसके नाम से आप फॉर्म अप्लाई कर रहे हो। या फिर यहाँ पे मटेरियल स्टेटस आ जाता है, आपकी एज आ जाती है, जेंडर आ जाता है, पेमेंट प्लान आप चूज कर सकते हो यहाँ से, रिलेशन विद एप्लीकेंट, यहाँ पे आप रिलेशन लिख सकते हो आप। ये सारी कैटेगरी के बाद फिर आ जाता है स्टेप नंबर 5, फिल द एड्रेस डिटेल मेलिंग एंड परमानेंट एड्रेस फॉर्म आफ्टर फिलिंग द इंफॉर्मेशन एंड सेव। जैसे आप फोर्थ वाला स्टेप कंप्लीट करोगे, फिर उसके बाद फिफ्थ स्टेप पे आप जैसे आओगे तो फिर आपको सामने ये वाला डैशबोर्ड आ जाएगा जिसमें आपका मेलिंग एड्रेस यहाँ पर पूरी अच्छे से डिटेल कंप्लीटली फिल करनी पड़ेंगी आपको, जिससे कि अगर आपका प्लॉट अलॉट हो जाता है आपको, तो उसके जो भी कम्युनिकेशन एड्रेस से रिलेटेड आपके कोई भी डॉक्यूमेंटेशन सेंड करना हो या फिर कुछ भी सेंड करना है, तो जो भी कम्युनिकेट करेगी अथॉरिटी आपके साथ, तो वो एड्रेस यहाँ पर मैंडेटरी है कि या तो आप ऑफिशियल एड्रेस डाल सकते हैं जहाँ पे आप अपना कोई भी कोरियर वगैरह यहाँ पर रिसीव कर सकते हैं। तो ये मेलिंग एड्रेस हो गया यहाँ, और यहाँ पर फिर उसके बाद आधार कार्ड पर जो आपका परमानेंट एड्रेस है वो इसमें आप फिल कर पाएंगे। अब आ जाते हैं स्टेप नंबर 6 के बाद। स्टेप नंबर 6 में क्या है, फिल रिफंड डिटेल, यानी कि रिफंड डिटेल जो कि मोस्टली है, अगर आपका प्लॉट अलॉट नहीं हुआ है तो ये सीधी सी बात है, आपको रिफंड तो पेमेंट आपको करवाना पड़ेगा। तो उसके लिए सबसे बड़ी बात है कि इसमें ये बहुत मैंडेटरी है कि स्टेप 6 में आप बहुत अच्छे ध्यान से तरीके से बैंक डिटेल वगैरह फिलअप करोगे। यानी कि जो भी आपके प्राइमरी एप्लीकेंट है उसकी जो अकाउंट डिटेल है वो सारी चीज़ इसमें आपको फिल करनी पड़ेगी। फिर फिल करने के बाद नो डिटेल, ये सबसे मेन क्वेश्चन आप ये देख लीजिए, नो डिटेल विल बी चेंज्ड अपडेट आफ्टर सक्सेसफुल सबमिशन ऑफ द फॉर्म। जैसे ही आप पूरी कंप्लीटेड डिटेल सेव करके एंड इसमें स्टेप आगे बढ़ते हो, तो ये आने वाले इसमें फिर कोई भी इसमें चेंजेस हो नहीं सकता है। जो आप एक बार डिटेल कंप्लीट फिल कर दोगे वही रहेगा। रिफंड की डिटेल किस तरीके से भरोगे, अकाउंट नंबर इसमें आएगा, IFSC कोड इसमें आएगा, एंड बैंक नेम, ब्रांच नेम, और अकाउंट नेम जो आपका प्राइमरी एप्लीकेंट का नंबर है, फिर इसके बाद पैन कार्ड नंबर है इसमें आ जाना। फिर इसके बाद सेव एंड नेक्स्ट कर देना आपको। सेव एंड नेक्स्ट करने के बाद स्टेप 7 आ जाए, अपलोड द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट। अब जो भी रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट है उनका साइज़ कितना होना चाहिए वो हम जान लेते हैं। साइज ऑफ द डॉक्यूमेंट मीन्स मस्ट, यानी कि 200 KB से इसको कम करके आपको कंप्रेस करके आपको इसको अपलोड करना है, अदरवाइज ज़्यादातर रिजेक्शन के चांस होते हैं या फिर अपलोड ही नहीं होगा। तो इसमें जो भी डॉक्यूमेंट है भाई वो उसका जो साइज़ है वो कम से कम ये इतने तक होना चाहिए, 200 KB तक का। अब जो लोग टेक्निकल हैं वो ऑनलाइन भी इसमें कर सकते हैं, अदरवाइज आप किसी से करा के भी आपको ये जो डॉक्यूमेंट का साइज़ है वो इतना ही रखना है, तभी ये अपलोड होगा। फिर उसके बाद हम जैसे ही अपलोड करते हैं पर नो डॉक्यूमेंट विल बी चेंज, कोई भी चेंजेस मैंने आपको बताया है इसमें हर स्टेप में ये बार बार इंस्ट्रक्शन दे रहा है कि कोई भी एक बार जैसे आपने अपलोड कर दिया फिर उसके बाद सबमिट होने के बाद कोई भी इसमें चेंजेस आप नहीं कर सकते हो। अब आ जाता है डॉक्यूमेंट फॉर्म, इसमें आ जाता है देखो ID डॉक्यूमेंट, जो भी इसमें ID एडिशनल डॉक्यूमेंटेशन वगैरह होता है, तो ये आप सारी चीज़ें कर सकते हैं इसके अंदर।
फिर उसके बाद फाइनल स्टेप जो हमारा डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, बहुत सारी दिक्कतें यहीं पर आपको फेस करनी पड़ती हैं। वो किस वजह से, एक तो आपका डॉक्यूमेंट का जो साइज़ है वो बिल्कुल परफेक्टली होना चाहिए, और किस तरीके से जो भी क्राइटेरिया वो आप इसमें आप देख पा रहे होंगे। ये डॉक्यूमेंट की पूरी डिटेल है, कितना होना चाहिए साइज़ वगैरह मैंने आपको बता दिया था, 200 KB का होना चाहिए। अब इसमें हम डालते हैं जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, जो भी इसमें आप अपलोड करते हैं, इसमें डॉक्यूमेंट का नाम, फिर ID प्रूफ में जो भी आप इसमें अपलोड कर रहे हो वो आपका एक फ़ोटो होना चाहिए, एंड सिग्नेचर प्रूफ में होना चाहिए। अगर कोई एप्लीकेंट की डिटेल आपने डाली है तो फिर उसकी डिटेल इसमें आ जाएंगी, ठीक है। पैन कार्ड नंबर अपलोड, पैन कार्ड आपका अपलोड हो जाएगा। अगर कोई डिसेबिलिटी ऑर्डर है या फिर हैंडीकैप वगैरह में आते हैं आप, तो ये आप वाला डॉक्यूमेंट उसमें आप अपलोड कर सकते हैं। कास्ट सर्टिफिकेट इसमें आप अपलोड करते हैं। जब फिर उसके बाद सेव बटन पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो फिर उसके बाद ये फाइनली आपका ये सबमिट हो जाएगा। मेक ए पेमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन फीस, क्लिक एंड पे। अब फाइनल पेमेंट वाला ऑप्शन आ जाता है इसमें। स्टेप नंबर 8 में बात करें तो ये रजिस्ट्रेशन फीस का अमाउंट टोटल आ जाएगा। अब जो भी सेलेक्ट आपने किया है प्लॉट का साइज़, उसके हिसाब से जो भी पेमेंट प्लान आपने सेलेक्ट किया होगा उसके हिसाब से अमाउंट आपका यहाँ पे क्लिक हो जाएगा। क्लिक होने के बाद आप इस पर जैसे ही आप पे नाउ पे क्लिक करोगे, पे नाउ पे क्लिक होते ही आपका पूरी ये ICICI बैंक के डैशबोर्ड पर लेकर के आएगा, जो कि पेमेंट डिटेल रहेगी जिसमें आपकी। अगर आप किसी भी तरीके से आप इसमें पेमेंट कर सकते हैं, RTGS, NEFT, बैंकिंग, नेट बैंकिंग से भी, क्रेडिट कार्ड से भी, एंड UPI से भी। तो आप किसी भी टाइप से आप पेमेंट कर सकते हैं। और तो उसके बाद प्रोसीड नाउ करना पड़ेगा आपको। स्टेप 9, जैसे ही आपकी पेमेंट वगैरह सारी चीज़ें हो जाती हैं, इन केस ऑफ एनी इशूज प्रोसेसिंग द पेमेंट डोंट पैनिक, यानी कि अगर आपकी कोई पेमेंट हो जाती है और उस आपको डैशबोर्ड पर शो नहीं हो रही है तो उसमें पैनिक करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसमें आप कंप्लीटली, मैंने आपको बताया था, 24 से 48 घंटे या 36 घंटे बाद आप इस वाली मेल ID पर आप अपनी डिटेल आप शेयर कर सकते हो स्क्रीनशॉट वगैरह के साथ। ये सारी चीज़ें आपको इसमें फिर मेल पे सेंड करनी होंगी, तो उसका रिप्लाई आपको इजीली मिल जाएगा। वैसे तो अपडेट होने में कम से कम 48 आवर्स लग जाते हैं। सो दोस्तों, इस तरीके से आप अपने फॉर्म को फिलअप कर सकते हो। बहुत ही आसान है, कोई इसमें ज़्यादा कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अगर एडिशनल इसके कोई भी आपको एक्स्ट्रा जानकारी चाहिए या फिर कोई भी दिक्कत आ रही हो, किसी भी तरीके का कोई भी कन्फ्यूज़न हो, तो डेफिनेटली आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो और इंक्वायरी कर सकते हैं किसी भी टाइप की प्रॉपर्टी से रिलेटेड। हाँ, अगर आपका प्लॉट निकल जाता है तो उसके लिए पहले से ही बधाई। अगर नहीं निकलता है तो और देखो, नाराज़ होने की ज़रूरत नहीं है। इसके एडिशनल में रीसेल में काफ़ी ज़्यादा प्रोसेस आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। काफ़ी प्रॉपर्टी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी जो कि आप इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अलग अपडेट के साथ। अगर चैनल पर पहले ही बार आए हो तो यार चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, क्योंकि आप लोगों के लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय।